टडा, आपकी मेल यहाँ है। आपने कल इसे देश के दूसरे छोर से मंगवाया था, लेकिन इसे आप तक पहुँचने में केवल 1.5 दिन का समय लगा। ये 1800 के दशक की तरह नहीं है, जब आपकी मेल घोड़े डिलीवर करते थे। उस समय इस पूरे प्रोसेस में 10 दिन तक का समय लगता था, और ऐसा नहीं था कि यह किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आई हो। फ्रंटियर्समैन आपकी डाक सेवा थे। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर दूरी तय करते थे, ये देखते हुए कि ये कितना दूर था, और ये दूरी हजारों मील हो सकती थी। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक तरीके से बहुत कम समय में पूरा किया। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। हम 1900 के दशक में आ गए हैं, और अब हम एक पायलट हैं। आप रास्ते में हैं और अंधेरा हो रहा है, लेकिन आप अभी भी हवा में हजारों फीट ऊपर हैं। हो सकता है कि यह आपके उतरने का समय हो, क्योंकि आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्यूल भी कम होना शुरू हो गया है। अगर आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो वहाँ नीचे चीजें बिगड़ सकती थीं। आप एक अनजान इलाके में होते और आपको नहीं पता होता कि आपको किन अजीब चीजों का सामना करना पड़ता। आपके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने कोशिश की, और यह बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। उससे संभलिए, परछाई। भले ही आप रात में बिना किसी विजिबिलिटी के उड़ान भरना चाहते हैं, तो भी ये एक अच्छा विचार नहीं होता। देखिए, अपना रूट चार्ट करते समय लैंडमार्क आपको गाइड करते हैं। आगे का वो पहाड़ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन आप उसके जितना करीब पहुंचते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी। ऐसा नहीं है कि मौसम भी साथ देगा, तो आप रुक जाते हैं, और जो खत आप ले जा रहे थे वे अब एक ट्रेन में जाएंगे, जहां वे रात भर सफर करेंगे। सुबह होते ही एक और पायलट इस प्रोसेस को रफ्तार देने के लिए उन्हें फिर से आसमान में ले जाएगा। मेल को पहुंचाने के इस पूरे काम में जितना समय लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा समय लगता है, और लोग पहले से ही अपने दरवाजे पर अपनी बाहों को क्रॉस किए हुए और गुस्से भरे चेहरों के साथ इंतजार कर रहे हैं। रेडार अभी नहीं आए हैं, इसलिए कुछ तेज दिमाग वालों ने सोचा कि क्या होगा अगर हम जमीन पर कुछ बड़े तीरों के साथ चीजों को बदल दें। इस तरह पायलट्स को हमेशा पता रहेगा कि कहाँ जाना है, और टावर्स एक बीकन ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे। अब पायलट रात में नेविगेट कर सकेंगे, और यह जानने के लिए कि आप कहाँ हैं। आपको पहाड़ों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। तीर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक फैले हुए थे, और वे लगभग 1500 थे। टावर 15 मीटर ऊंचे थे, और उनकी लाइट घूमते हुए हर 10 सेकंड में चमकती थी। तीर अपने आप में काफी बड़े थे, लगभग 15 से 21 मीटर लंबे। वे चमकीले पीले रंग में रंगे गए थे, जिससे आप उन्हें मिस न करें। हर 5 से 8 किलोमीटर पर आप इनमें से एक बीकन तीर को देख सकते थे। जब मौसम अच्छा होता तो आप 16 किलोमीटर दूर से बीकन से आने वाली रोशनी को देख सकते थे, और उनके नीचे लाइट्स का एक और सेट था। लाल और हरी लाइट एक मोर्स कोड फ्लैश करती, और पायलट्स को पता चल जाता कि यह असल में कौन सा बीकन था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और आपका एक इंजन फेल हो रहा है। आप इसके लिए तैयार हैं, और आगे बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन के लिए वहाँ एक लैंडिंग फील्ड है। इस एरो रूट के हर 40 किलोमीटर की दूरी पर आप इन घूमती हुई चमकती लाइट्स वाले इंटरमीडिएट लैंडिंग फील्ड्स में से एक को पाएंगे। हालांकि ये आम नहीं है, ये दूसरी टाइप से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। आप उन्हें 120 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में सुधार होता रहा, और यह इस पॉइंट पर पहुंच गई कि एक रेगुलर बीकन की रोशनी इतनी तेज हो गई कि वह साफ मौसम में 64 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई दे सके। इस वजह से उन्हें हर 16 किलोमीटर में केवल एक टावर की जरूरत थी। फिर 4 कोर्स रेडियो स्टेशन आए, और एक पायलट को बस एक रेडियो रिसीवर, हेडफोन्स और एक चार्ट की जरूरत थी। तीर गुजरे जमाने की बात हो गई। प्लेन में पायलट ये चेक करने के लिए ऑडियो सिग्नल सुनता था कि वो ट्रैक पर है या नहीं, और जल्द ही बस रेडियो ही रह गया। आपके पास गाइडेंस, मौसम की जानकारी और यहाँ तक कि रेडियो बीकन सिग्नल्स भी थे। मोर्स कोड कम्युनिकेशन के साथ पायलट कोड की एक निश्चित स्ट्रीम को सुनते ही दाहिनी ओर मुड़ जाते, और दूसरा कोड सुनते ही बाईं ओर मुड़ जाते। एक स्टेडी टोन का मतलब होता कि वे सीधे आगे उड़ सकते हैं। हालांकि कभी कभी पहाड़ रेडियो सिग्नल्स को बाउंस कर देते, और ये पायलट्स को बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाता, और ऐसा होने पर जाहिर है कि प्लेन कहीं फंस जाता। लोरान यानी लॉन्ग रेंज नेविगेशन या लंबी दूरी के नेविगेशन ने पायलट की लोकेशन को बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट किया। ये स्टेशन पूरे अटलांटिक और पैसिफिक में थे। एक दूसरे से बहुत दूर स्थित 2 अलग अलग स्टेशन एक ही समय में एक सिग्नल देते, और सिग्नल देते हुए 2 अन्य स्टेशंस की मदद से आप एक प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेते। ये 4 स्टेशंस का काम है।
लॉरेन की बड़ी कमजोरी थी बिजली के तूफान। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई प्लेन तूफान के बीच में होता तो ऐसा होता कि जैसे वो कभी था ही नहीं। आखिरी एरो बीकन 1973 में ही बंद हो गया था। यह काफी लंबे समय तक चला, लेकिन आज आप उस समय के तीरों को अभी भी देख सकते हैं। वे अब चमकीले पीले रंग के नहीं हैं, वे सिर्फ बड़े कंक्रीट के तीर हैं। उनमें से ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ शहरों को फिर से डेवलप करने के दौरान खत्म हो गए। उनमें से एक फीनिक्स एरिजोना के पश्चिम में है। यह LA-2 फीनिक्स एयरवे का बीकन 33 था। तीर अब नहीं है, लेकिन रेडियो टावर का एक हिस्सा अभी भी है। हालांकि ये खराब कंडीशन में है। उनमें से लगभग 10 कैलिफोर्निया में हैं और बाकी देश भर में फैले हुए हैं। लेकिन चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं, तीर और रेडियो से भी पहले 1910 के आसपास, जब पायलट केवल पायलट एज का इस्तेमाल करके उड़ान भरते थे। वे लैंडमार्क के आधार पर अपने रास्ते का चार्ट बनाते थे। वे केवल दिन के दौरान उड़ान भरने की हिम्मत करते थे और ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते थे। हालांकि 1920 के दशक में उन्होंने रात में उड़ान भरना शुरू कर दिया और उससे भी आगे जाने लगे, जिसकी उन्हें आदत थी। लेकिन चूंकि रात में लैंडमार्क्स की पहचान करना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने सेलेस्टियल नेविगेशन का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सितारों को पढ़ने की कोशिश की, जिससे वे जान सकें कि वे कहाँ हैं। मदद के लिए उनके पास कुछ टूल्स थे, लेकिन यह बहुत काम के नहीं थे, क्योंकि वे अभी भी अक्सर खो जाते थे। टर्बुलेंस से भी परेशानी होती थी, क्योंकि किसी एक तारे को पढ़ने के बजाय वे बिल्कुल ही अलग गलत वाले को देखने लगते थे। लाइट पोल्यूशन के न होने और गिनने के लिए बहुत सारे तारे होने के कारण आसमान में खो जाना बहुत आसान था। एक प्लेन ऊपर रहता है क्योंकि उसके विंग्स ऐसी शेप के होते हैं जिससे हवा विंग के ऊपर तेजी से चलती है, और क्योंकि हवा तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि विंग के ऊपर नीचे की तुलना में कम प्रेशर होता है। यही अंतर है जो विंग्स और प्लेन को ऊपर उठाता है। प्लेन को रोल करना एलरॉन का काम है। आप जिस विंग को ऊपर उठाना चाहते हैं उस पर आप एलरॉन को नीचे करते हैं, और जिस विंग को आप नीचे करना चाहते हैं उस पर आप एलरॉन को ऊपर उठाते हैं। पिच वो है जो प्लेन को तब ऊपर और नीचे ले जाती है जब प्लेन की टेल पर पायलट एलिवेटर्स को एडजस्ट करता है। इन्हें नीचे करने से प्लेन की नोज ड्रॉप हो जाएगी और ऊपर करने से ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। यॉ वो है जो प्लेन को मोड़ता है। ये रडर का काम है। जब इसे एक तरफ घुमाया जाता है तो यह बाएं या दाएं चलता है। प्लेन की नोज हमेशा उसी डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगी जिस तरफ रडर होगा। अगली बार जब आप किसी कमर्शियल फ्लाइट में हो तो आप खुद प्लेन की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पायलट क्या कर रहा है। हालांकि पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आपके सामने उस केबिन में कई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स और सिस्टम्स काम पर लगे होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है तो शायद ये टाइम आपके एक फ्लाइट एकेडमी में एनरोल करने का है। हो सकता है कि आप एक दिन इतनी तेज उड़ सकें कि साउंड बैरियर को तोड़ दें। ऐसा करने वाले पायलट प्लेन के सामने और चारों ओर बनने वाली साउंड वेव्स को सचमुच तोड़ देते हैं। हवा प्लेन के सामने इकट्ठा होकर कंप्रेस हो जाएगी। इससे एक शॉक वेव बनेगी जिसे प्लेन को गुजरना होगा, और जब ऐसा होता है तो ये बहुत ही तेज आवाज करता है, एक सोनिक बूम। ऐसा हवा के प्रेशर में अचानक बदलाव के कारण होता है। द कॉनकॉर्ड एक कमर्शियल प्लेन था जो एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत महंगा था। इसने न केवल साउंड बैरियर को तोड़ा, बल्कि ये साउंड की रफ्तार से 5 गुना तेजी तक जा सकता था।